हेलो एवरीवन। मैं मुज़फ़्फ़र खान। ऑल इंडिया सेकेंड राउंड की सिलेक्शन लिस्ट आज डिक्लेयर हो गई है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट हमने देखा है डीम कॉलेजेस के अंदर। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी पॉजिटिव शिफ्ट आया है, मगर इतना ज़्यादा नहीं आया जितना डीम कॉलेजेस में देखा है हमने पॉजिटिव शिफ्ट। जिनको भी एडमिशन मिला है सेकेंड राउंड में उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिनका अपग्रेड हुआ है उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिनको सीट नहीं मिली है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई चांस नहीं आगे। अभी तो डीएनबी का सेकेंड राउंड बाकी है। सारी मेजर स्टेट जितनी भी है उसका भी सेकेंड राउंड बाकी है। इवन डीम का मॉपअप राउंड बाकी है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको डीएनबी में मिल जाएगा, अच्छी कोई भी ब्रांच मिल जाएगी। इवन गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ मिल जाएगा, स्टेट में प्राइवेट भी मिल सकता है। और अगर आपका रैंक ख़राब है और हाई रैंक है तो भी आपको बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये साल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आपको मॉपअप के अंदर बहुत ज़्यादा चांस है सीट मिलने का, क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी सीट अलॉट हुई है उसके अंदर मॉपअप में बहुत सारी सीट आने वाली डीम की। कैंडिडेट ने ऑल आउट जाके सिलेक्शन लिस्ट को फिल किया था, चॉइसेस को फिल किया था। अभी सीट अलॉट हो गई है, अभी डबल माइंड में है कि वो सीट को लेना है कि नहीं लेना है। तो बहुत सारी टॉप ब्रांचेस की भी सीट आपको मॉपअप में आएगी। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग प्राइस में आपको सीट मिलने वाली है। तो जो रुकेगा उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। माइट भी पॉसिबल है कि डरमा और रेडियो की सीट बार्गेनिंग प्राइस में नहीं मिले आपको, बाकी सारी ब्रांच की आपको बार्गेनिंग प्राइस में मिलेगी। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लास्ट ईयर भी सेम सिचुएशन के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस की भी एनआरए कोटा, मैनेजमेंट कोटा और डीम कॉलेजेस की भी सीट बार्गेनिंग प्राइस में दिए थे वो लोग ने। लास्ट ईयर 5375 सीट वैकेंट रह गई थी उनकी। मोस्टली नॉन क्लिनिकल थी, मगर क्लिनिकल सीट भी नियर अबाउट 1700 वैकेंट थी उनकी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो उन्होंने बार्गेनिंग प्राइस में अभी ये जाके देंगे। उनको भी पता है कि कोविड की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो जिनको सीट नहीं मिली है उनके लिए मॉपअप में भी चांस है। और स्ट्रे वैकेंसी जो इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा चांस है, उनको बार्गेनिंग प्राइस में सीट मिल सकती है। तो आप होप रखिएगा जिसका रैंक ज़्यादा है कि उसको बाद में सीट मिल सकती है ये टाइम के अंदर। अभी हम देखते हैं कि जिनको सीट मिली है, अभी फर्स्ट टाइम जिनका अलॉटमेंट हुआ है ऑल इंडिया के अंदर, उसको क्या करना है। देखिए, ये टाइम पे भी आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। जिनको सीट अलॉट हुई है उनको भी, और जिसकी सीट अपग्रेड हुई है उनको भी, और जिसने फर्स्ट राउंड में सीट जिसकी अपग्रेड नहीं हुई है उनको भी जाके अभी फिजिकल रिपोर्टिंग करना है सारे लोगों को। 16 से 22 के बीच में आप लोगों को करना है। बहुत से लोग इसके अंदर पैनिक में है कि कैसा जाएंगे, प्लेन की टिकट जो है एंड मोमेंट पे प्लेन कैंसिल हो जा रहे हैं, शेड्यूल उनका मतलब कैंसिल हो जा रहा है, और बाई रोड जाना पड़ेगा। रेलवे तो ऐसे भी मतलब टिकट अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, अगर ये इसको अगर पोस्टपोन भी करते हैं तो ये सिचुएशन तो और ज़्यादा बिगड़ने वाली है। कोविड, आप खुद डॉक्टर साहब खुद जानते हैं कि ऐसा तो कुछ चमत्कार तो होने वाला नहीं कि कोविड ख़त्म हो जाए। कोविड अभी बहुत दिनों तक रहने वाला है, तो जितने ज़्यादा टाइम जाएगा आप केसेस को उतना बढ़ते हुए देखेंगे यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो आज नहीं कल आपको जाना है तो उसकी आपको अपनी प्रिपरेशन करना पहले से चालू कर देना चाहिए था। और अभी आपको ये रिपोर्टिंग करने के जाना है क्योंकि आपकी ज़रूरत है अभी बहुत ज़्यादा। तो आप इसको जो भी बेस्ट वे रहेगा आप उसको उस हिसाब से जाइए। पूरे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है आपको, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना है अपनी। हाँ, प्रिकॉशन करके जाना है आपको और जाके ज्वाइनिंग करना है आपको ये। और जो अगर एक्सपोज हुए हैं और क्वारंटाइन में है तो वो अपना मेल वगैरह कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि वो बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए प्रोविज़न है। अगर कोई एक्सपोज हो गया है, कोई क्वारंटाइन पीरियड के अंदर है, तो वो बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं है तो उनको ज्वाइन जाके करना है, वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, जिनको भी सीट अलाउट नहीं हुई है। अब बात यह आती है कि जिनको सीट अलाउट हुई है अगर वो बैकआउट करते हैं अपनी सेकेंड राउंड सीट के लिए, उनके लिए क्या। देखिए, जो बैकआउट अपनी सीट से करता है तो बाकी सारी काउंसलिंग जितनी भी है, डीएनबी काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, उसके लिए एलिजिबल रहता है। उसका सेक्रेटरी डिपॉजिट जो है वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, मतलब सिर्फ सेक्रेटरी डिपॉजिट का लॉस होएगा उसका, और बाकी सारी काउंसलिंग में वो एलिजिबल रहेगा, पहली बात। और जो जाके सीट ले लेता है जाके सेकेंड राउंड की, तो उसका काउंसलिंग प्रोसेस जो है, एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसका बाद में मॉपअप में भी एलिजिबल अपग्रेड नहीं होएगा, सॉरी। और उसके बाद वो डीएनबी भी है और स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। वहाँ पे सारे उनके नेम उसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सारी काउंसलिंग के अंदर, स्टेट काउंसलिंग में भी, डीएनबी काउंसलिंग में, और वो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और बाद में अगर वो रिजाइन करता भी है तो भी ये साल में वो पार्टिसिपेट किधर नहीं कर सकता है, पेनल्टी भर के रिजाइन भी करता तो नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल है, ये साल के लिए एलिजिबल नहीं है वो।
तो जिनको भी सीट लेना है वो सोच समझ के सीट जाके लें कि वो बाद में उनका अपग्रेड भी नहीं होएगा और वो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और आपने चॉइसेस ही वैसी फिल किया होएगा, ये पहले सोच के मालूम ही होएगा आपको ये रियल रूल है, तो आपने चॉइस ही वैसी फिल किया है, तो आपको भी अपनी सीट को जो अलॉट हुई जाके लेना चाहिए। ये तो हो गया कि हमने जो सीट जिनको मिली है अगर उनको लेते हैं तो क्या करते हैं और नहीं लेते हैं तो उसके बारे में हमने समझा दिया। एक बारे में देखिए, जिनको अपग्रेड हुआ है उनको क्या करना है, जहाँ पहले उन्होंने ऑनलाइन अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग की थी वहाँ पे उनको मतलब के इन्फॉर्म करना है, डॉक्यूमेंट रिलीविंग डॉक्यूमेंट अपना रिलीज़ करना है, जो भी उनकी जो पहले अपना जो भी उनके चार्जेस रहते हैं रिलीविंग डॉक्यूमेंट देने के आपको वो उनको पे करना है और उससे अपनी डीडी वगैरह आपने वापस ले लेना है। ऑनलाइन अपने आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया होगा तो ऑनलाइन वापस मंगा लेना है, वो प्रोसेस को जल्दी आपको चालू करना है। रिलीविंग लेटर बहुत ज़रूरी है, आपको जहाँ भी पहले अलॉटमेंट हुआ था वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर लेना है और वो ऑनलाइन आपने किया था तो ऑनलाइन लेना है, अगर ऑफलाइन भी किया था तो भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, जाके अपने मनी को ट्रांसफ़र करना है। डीम का जो भी चार्जेस रहेगा उनका रिलीविंग का वो आपको पे करना है और अपना ये फॉर्मेलिटीज आपको जल्द से जल्द पूरी कर लेना है। रिलीविंग लेटर आपका बहुत ज़रूरी है, वहाँ से कॉलेज से लेना, उसके बगैर आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो रिलीविंग लेटर लेना है, डायरेक्ट जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रिमिनेटरी है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके कम है तो वो मैनेज हो सकते हैं, आप उसका रीज़न बता सकते हैं, एफिडेविट कर सकते हैं, अंडरटेकिंग कर सकते हैं कि अभी लॉकडाउन की वजह से आपको यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला हुआ है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, तो आप उसके लिए आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। और जब ये लॉकडाउन पूरा जब ओपन हो चुका रहेगा, सब फंक्शन बराबर बाकी डिपार्टमेंट करने लग जाएंगे, उस वक्त आप उसको दे सकते हैं जाके। हाँ, तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। अब ये देखते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग में भी ये देखने में मिला है कि जिन लोगों को ऑलरेडी स्टेट में सीट अलाउड हुई थी, जिन लोगों को डीएमवी में सीट अलाउड हुई थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और उनको सीट अलाउड हो गई है। महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी मतलब कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले थे उन्होंने 70% जिन लोगों ने जाके वहाँ पे सीट ले लिया वापस ऑल इंडिया में, क्योंकि पैनिक सिचुएशन थी उनके लिए, तो वो भी सीट वहाँ पे ताकि उनको भी सीट अलाउड हुई है। ओपन कैटेगरी वाले भी देख रहा हूँ कि उनको भी सीट ली है। मतलब मोस्टली सारे लोगों ने बार बार मना करने के बावजूद भी कि जो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, जो उस कॉलेज जो सीट से वही फिलअप करना है, लोगों ने फिलअप किया और सीट को अपनी अलाउड करा लिया है। तो मुझको लगता है ये टाइम पे बहुत ज़्यादा रिवर्ट सीट होने वाली है स्टेट को, ये मेरा व्यू है। और आज तक मेरे जितने भी व्यू से सारे सब प्रिडिक्शन भी सारे वो मतलब ऑलमोस्ट 99% बोल सकता हूँ सही गए हैं। तो मुझको भी ऐसा लगता है कि सीट रिवर्ट बहुत ज़्यादा स्टेट को आने वाली हैं। पैनिक सिचुएशन था तो लोगों ने सीट ऑल इंडिया में भी जाके ट्राई किया और सीट उनको अलॉट हो गई है और अभी वो बैकआउट करने वाले हैं वहाँ से, तो वो सारी की सारी सीट जो है रिवर्ट बैक होकर आके स्टेट में आने वाली है। तो कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा ये सोचने वाली बात हो जाएगी कि उनको ऑल इंडिया से सीट लेना है कि स्टेट में बेटर चांस रहेगा। मैं तो पहला कहूँगा कि आप कल ईडब्ल्यूएस का केस का क्या डिसीजन आने वाला है उसके बाद ही कोई डिसीजन लें ऑल इंडिया का अपना जाना है कि नहीं जाना है। मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहा हूँ और दूसरे स्टेट भी वाले भी अपना देख लेके कितने स्टेट के स्टूडेंट जो थे उनके जिनको स्टेट में फर्स्ट राउंड में भी सीट अलाउट हुई है, ऑल इंडिया में भी सीट अलाउट है, उसको पूरा चेक करें और उसके बाद एनालिस करें कि उनका क्या चांस कहाँ बैठता है। अगर उनका चांस अगर ऑल इंडिया में ज़्यादा अच्छा आया हुआ है, सीट मिली, तो ऑल इंडिया में जाके ले ले वो सीट जाके। उसी तरह अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र स्टेट वालों ने तो मतलब कि जितने भी 30-40% जिनको ऑलरेडी सीट अलाउट हुई थी वो भी जाके वो लोगों को सीट अलाउट हो गई है। तो या तो महाराष्ट्र स्टेट की सीट छोड़ेंगे या तो ऑल इंडिया की सीट छोड़ेंगे। रिवर्ट सीट बहुत ज़्यादा स्टेट में आने वाली हैं, तो उसको आपको सोच के डिसीजन लेना है। लास्ट ईयर भी सेम सिचुएशन थी, बहुत सारे जो टॉपर्स थे देखा हूँ मैंने, वो ऑल इंडिया में सीट ले लिए थे, बाद में स्टेट में ईडब्ल्यूएस स्क्रैप हो गया था, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर स्क्रैप होने की वजह से तो लोअर रैंकर को भी अच्छी अच्छी सीटें मिल गई थी। यहाँ पे भी ICBC का भी 7 को रिजल्ट आने वाला है, कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, कोई इसका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। जैसा मैं पहले बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि आगे क्या होने वाला है। थोड़े डाउट्स वगैरह बहुत से लोगों के आए हैं, तो अभी ऐसा डाउट्स भी ले लेते हैं हम। पहला तो एक डाउट ये है कि अगर हमको जो सीट अलाउट हुई है और अगर हम उसको ज्वाइन अगर समझो नहीं करते हैं सेकेंड राउंड की, तो क्या हम मॉपअप राउंड जो डीम का होता है उसमें एलिजिबल है? देखिए, आप अगर अभी इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल तो हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपका जो 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किए थे वो चला गया, या 25,000 पे किए थे वो चला गया आपका गवर्नमेंट का, वो ये ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। अब आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, किसके लिए? डीम के लिए, और वापस से 2 लाख अगर पे करना पड़ेगा तो ही आप जाके एलिजिबल रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर था कि अगर जिनको सीट अलाउट होती है
वो अगर वापस ये सीट को छोड़ रहे हैं तो एलिजिबल है क्या मॉपअप में? हाँ है, मगर उनको वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और 2 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। दूसरा है क्वेश्चन है, आई हैव बीन अलॉटेड सीट इन ऑल इंडिया राउंड 2, आई वांट टू रिजाइन स्टेट सीट। तो क्या मैं स्टेट की सीट को रिजाइन कर सकता हूँ? हाँ, आप स्टेट की सीट को रिजाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे रिलीविंग लेटर, जैसा मैं पहले बताया था, आपको लेना पड़ेगा अपने स्टेट की वहाँ से, और जाके अपने को आपको ऑल इंडिया में आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि ये हुई शिफ्ट जो देखने मिल रही है बहुत ज़्यादा, जो मतलब कि पॉजिटिव शिफ्ट जो देखने मिली है, क्या हम स्टेट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने ज़्यादा आपको यहाँ देखने मिलेगा स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट और दूसरे स्टेट के अंदर? मैंने जैसा पहले कहा हूँ कि हाँ, बहुत ज़्यादा सीट रिवर्ट बैक होकर आने वाली है, क्योंकि लोगों ने गलती करा है, बहुत से कैंडिडेट ने, कि उन्होंने ऑल इंडिया में भी सीट अलॉट हो गई, स्टेट में भी सीट उनके हाथ में है, तो वो एक ना एक सीट वो छोड़ेंगे, क्योंकि विदाउट रिलीविंग डॉक्यूमेंट आपके जब जो सीट जाके आपके अलॉट हुई थी, उनको सारी डिटेल पता है कि उनको स्टेट में भी सीट अलॉट हुई है, तो जब तक वो अपनी सीट को रिलीज़ नहीं करेंगे, यहाँ से सरेंडर नहीं करेंगे, वो उनको वहाँ पे ऑल इंडिया में सीट नहीं मिलेगी। तो यहाँ से सीट जब छोड़ेंगे तो आपको स्टेट में भी चांस रहेगा, और वो अगर वहाँ के ऑल इंडिया की सीट छोड़ते हैं तो वो भी स्टेट में रिवर्ट होकर आएगी। मगर सब जब स्टेट में सब सीट रिवर्ट होकर आती है तो स्टेट पॉलिसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये याद रखिएगा बात को। जो स्टेट की पॉलिसी है, महाराष्ट्र स्टेट की जो पॉलिसी है, उसी हिसाब से जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होएगी सीट, ये बात का आप ख्याल रखिएगा। अब ये पूछा गया है क्वेश्चन ये कि अगर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर EWS स्क्रैप होता है या ये EWS की सीट कम होती है तो क्या वापस से चॉइस फिलिंग रहेगा? मेरा ये गैस कहता है कि वापस से चॉइस फिलिंग तो नहीं होएगा। हाँ, ये हो सकता है आपको कि जो फर्स्ट राउंड है वो तो समझो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, वापस से एक राउंड वापस से सीट मैट्रिक्स आएगी, और चॉइस फिलिंग तो नहीं होएगा। वापस से सीट मैट्रिक्स के बेस के ऊपर आपके ऊपर वापस से सीट अलॉट होएगी आपको। चॉइस फिलिंग के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं मुझको। अभी ये नेक्स्ट वीडियो जो है, अभी इसमें हमने DNB की कुछ भी बात नहीं की है। DNB की भी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है। DNB में कैसा अप्रोच करना है, कैसा इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, इसका अभी मैं ऑडियो बना के अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप, और उसके बाद मॉपअप में कौन कौन कैंडिडेट ऑल इंडिया में एलिजिबल है, उसका अपना एक ऑडियो आएगा। स्ट्रे वैकेंसी में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, कैसा बार्गेनिंग करना है आपको, कैसा बार्गेनिंग करके सीट मिलती है। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है, मैंने लास्ट ईयर मोस्टली जितने भी कैंडिडेट थे जो जिनको सीट अलॉट नहीं थी उनको हाफ प्राइसेस में सीट दिलाया था मैंने। वो कैसा बार्गेनिंग करे थे हमने, कैसा बार्गेनिंग करा जाता है, क्या प्लानिंग करना पड़ता है, कौन सा हमको स्ट्रेटजी मतलब करना पड़ता है कि हमको कम प्राइस में सीट मिले, उसका भी एक ऑडियो बना के डालूंगा कि आपको वो कम प्राइस में सीट मिल जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।